नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आप सबके बीच काफ़ी दिनों के बाद उपस्थित हुआ हूं, खासकर यूट्यूब पर, क्योंकि आजकल हमारे कोचिंग संस्थान में दो बैचेस चल रहे हैं, तो यूट्यूब के लिए समय मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा है कि इस बीच आपके लिए काफ़ी समय के बाद आया हूँ, तो कोई ना कोई बहुत अच्छा सा कोई कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपका जो नया सिलेबस है उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं छायावाद के। तो छायावाद के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। छायावाद, ये जो पेपर हुआ था ये हमारे संस्थान में पेपर हुआ था और ये वीकली टेस्ट हमारे यहाँ होता है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप हमसे मतलब जल्दी प्रैक्टिस सेट वाले बैच में अगर आप जुड़ना चाहें या फिर अगर आप फाउंडेशन कोर्स में जुड़ना चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको पहले कमेंट के अंदर, पिन्ड कमेंट के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सारी चीज़ों का लिंक और डिटेल दे दूंगा। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको अगर इस टेस्ट जो अभी हम करने वाले हैं उसकी PDF चाहिए तो वो PDF आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी, जिसका कि लिंक मैं आपको अपने पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं टेस्ट को। तो तैयार हो रही है आप सब लोग। छायावाद पर आज का ये टेस्ट होने वाला है, जो कि हमने वैसे तो क्लासेस में वीकली टेस्ट हुआ था ये, लेकिन आप लोगों के लिए ये टेस्ट आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अभी मेरा ध्यान गया है, ये छायावाद होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन देखिए, प्रिय प्रवास में परंपरा से हटकर राधा का एक रूप है। तो ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, चाहे किसी भी आयोग ने पूछा हो, किसी भी स्टेट ने पूछा हो, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और देखिए ये नए सिलेबस के हिसाब से कैसे है, क्योंकि हरिऔध जो है अब आपके सिलेबस में लगे हुए कवि हैं, तो हरिऔध आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो छायावाद और द्विवेदी युग ये टेस्ट मिला करके है। तो हरिऔध से क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास में परंपरा से हटकर राधा का जो रूप है वो किस तरह का, विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का या फिर ग्रामीण बाला का। तो इसका जो सही उत्तर है वो समाज सेविका का है। ठीक है ना, क्योंकि प्रिय प्रवास में जो राधा और कृष्ण है उनका क्या है, वो लोक कल्याण में रथ नायक और नायिका हैं। तो इस वजह से क्या इसका सही उत्तर क्या होगा, समाज सेवा में रथ है। ठीक है, तो ये होगा पहला उत्तर सही, पहले वाले का सी होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल LT में ये क्वेश्चन ऐसा ही कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो पंचवटी, नहुष, सिद्धराज या फिर पथिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पथिक। पथिक जो कि ये क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य है, तो राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है, इस वजह से ये सही उत्तर होगा। बाकी की तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। वैसे जो नहुष रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो पिताजी थे उनका नाम था गोपाल चंद्र गिरिधर दास, तो उनका भी एक नाटक है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त का भी ये एक रचना है, ये एक काव्य है। नहुष शायद खंड काव्य है जहाँ तक मुझे याद आता है, तो ये नहुष जो है एक खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त का भी है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो इनमें से द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत सभी काव्य रूपों का प्रचलन, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का अधिकाधिक प्रयोग और आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल। ठीक है, तो डी तो सही है, क्योंकि अनुशासनबद्ध धारा उस समय पर चली थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, खड़ी बोली उस समय पर चलने लगी थी, ये भी सही है। प्रबंध, मुक्तक, यहाँ पे खूब विविधता आपको दिखाई देता है, क्योंकि सभी प्रकार के काव्य रूप उस समय पर चल रहे थे। एक तरफ मैथिली शरण गुप्त और हरिऔध जैसे कवि जो थे वो खंड काव्य, महाकाव्य और इस तरह की रचनाएं कर रहे थे, यानी प्रबंध काव्य लिख रहे थे। दूसरी तरफ मुक्तक काव्य भी लिखने लगे थे, जैसे जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक और इस तरह के जो बाकी कवि थे, उन सारे लोगों ने मुक्तक कविताएं भी खूब संख्या में, खूब प्रचुरता में लिखी हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताओं की प्रचुरता, ये द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। यहाँ पे हास्य व्यंग्यपूर्ण नहीं था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आदर्शवाद, नैतिकता, अनुशासन ज़्यादा इस पर हावी था। ये जो विशेषता है ये भारतेंदु युग की विशेषता आप एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पे खूब आपको हास्य व्यंग्यपूर्ण कविताएं नजर आती हैं, लेकिन द्विवेदी युग में नहीं नजर आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिवस का अवसान समीप था किस काव्य की पंक्तियां हैं। और ये आसान क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, बहुत चुनौती तो नहीं होनी चाहिए इसमें। दिवस का अवसान समीप था, ये किस काव्य की पंक्तियां हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं आपकी प्रिय प्रवास की पंक्तियां, और ये शुरुआत ही यहाँ से होती है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इस तरह से
पंक्तियाँ आती हैं प्रिय प्रवास में। अगला देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक आपको बताने हैं कि शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है। मैथिली चरण गुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या फिर हरिऔध। तो शुक्ल जी के अनुसार ये हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर पाठक हैं स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, स्वच्छंदतावाद के जनक, जो भी आप कहना चाहें। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिऔध की रचना है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से हरिऔध की कौन सी रचना हरिऔध की है। पद्य प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी या फिर देवसभा। तो जो पद्य प्रसून है ये है आपकी हरिऔध की रचना। ठीक है, तो हरिऔध से काफ़ी संख्या में क्वेश्चन रखे हैं हमने, क्योंकि हरिऔध आपके सिलेबस के व्यक्ति हैं, हमने आपको पहले ही बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म सही नहीं है? अब मैच द फॉलोइंग वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि एक तरफ एक प्रकार की यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रचना है, दूसरी तरफ इसका काव्य रूप दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा जो है ये सही मैच नहीं है। विष्णुप्रिया खंड काव्य, यशोधरा खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। तो देखिए, विष्णुप्रिया खंड काव्य है, यशोधरा भी खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, लेकिन जय भारत मुक्तक काव्य नहीं है। या तो इसे महाकाव्य कहना चाहिए, और महाकाव्य क्योंकि एक प्रकार का प्रबंध काव्य होता है, तो प्रबंध काव्य या फिर महाकाव्य में से कुछ ना कुछ लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही होता, लेकिन इसके अनुसार जय भारत मुक्तक काव्य नहीं है, एक महाकाव्य है, और महाकाव्य है तो इसका मतलब प्रबंध काव्य तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रबंध काव्य दो प्रकार के होते हैं। प्रबंध काव्य होते हैं, एक होता है खंड काव्य, एक होता है महाकाव्य। तो प्रबंध काव्य क्या क्या होते हैं? खंड काव्य और महाकाव्य। काव्य रूपों से भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस बार आपके सिलेबस में मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, ये सारा इस नाम से एक टॉपिक भी दिया हुआ है छोटा सा। ठीक है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साकेत में कुल कितने सर्ग हैं? साकेत में आपको सर्गों की संख्या बतानी है कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं, 15, 11, 12 या फिर 7। तो इसका सही उत्तर है आपका 7 सर्ग हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। साकेत में 12 सर्ग हैं, सॉरी हाँ, साकेत में 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जगत सच्चाई सार के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार के रचयिता कौन है? नाथुराम शर्मा शंकर, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर जयशंकर प्रसाद। तो जगत सच्चाई सार ये जो रचना है ये किसकी है? ये है आपके श्रीधर पाठक की रचना। ठीक है, तो श्रीधर पाठक इसका सही उत्तर होगा। अगर आपको इसकी मतलब PDF चाहिए, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ वाले उससे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे मैं आपका जो है डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में, या तो पिन कमेंट में मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पर आकर के, और वैसे भी, और जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का कोई शुल्क नहीं है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ फ्री कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। जैसे ही ये वाली कुछ PDF तो आपको फ्री में मैं ऐसे ही दे दूँगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला देखिए, राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन है। देखिए, निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा, और बहुत महत्वपूर्ण कविता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि निराला भी आपके सिलेबस के कवि हैं। राम की शक्ति पूजा के विषय में असत्य कथन बताना है आपको। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जाम्बवंत ने दिया, राम को रावण विजय का वरदान देवी ने दिया, इस कविता का कथानक रामचरितमानस से लिया गया है, या डी, इस कविता में राम मानव अधिक हैं ईश्वर कम। तो कौन सा असत्य कथन बताना है आपको, कौन सा कथन गलत है? ये कथन सही है, राम को शक्ति पूजा का सुझाव जाम्बवंत ने दिया, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, ये कथन आता है जाम्बवंत का। ठीक है, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, राम को रावण विजय का वरदान देवी ने दिया, बिल्कुल कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, अंतिम पंक्ति है। ठीक है, इस कविता का कथानक रामचरितमानस से नहीं लिया हुआ है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ये लिया गया है आपका किससे? जो कृतिवास रामायण है, कवि कृतिवास की बांग्ला जो रामायण थी उससे लिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ठीक है, राम मानव है ईश्वर कम है, इसमें थोड़ा सा मानवीय पक्ष राम का ज़्यादा दिखाया हुआ है। ठीक है, ईश्वर का रूप कम दिखाया है। इस कविता की बात कर रहे हैं राम की शक्ति पूजा की, तो रामचरितमानस से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है, यह कथन किसका है? कामायनी के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? तो कामायनी, क्योंकि प्रसाद आपके सिलेबस में है, तो कामायनी से निश्चित रूप से मान करके चलिए, बहुत ज़्यादा संभावना है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रश्न पूछा जाए आपकी परीक्षा में। तो ये जो कथन है कि कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है, ये कथन है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो मुक्तिबोध ने कामायनी की आलोचना इन शब्दों में की है कि यह केवल और केवल एक क्या है? फैंटेसी काव्य है। अगला लिखिए, अगला प्रश्न देखिए, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, तो कवि के प्रति, मनु के प्रति, इड़ा के प्रति या फिर श्रद्धा के प्रति। तो ये पंक्तियां हैं कामायनी की और कामायनी के श्रद्धा सर्ग की।
ठीक है, श्रद्धा सर्ग की पंक्तियाँ हैं ये, और ये जो वर्णन मिलता है ये श्रद्धा के प्रति कहा गया है। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन करते हुए प्रसाद ने इन पंक्तियों में श्रद्धा को डिफाइन किया है, श्रद्धा का रूप वर्णन किया है कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित रहा है? कि छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद दर्शन से प्रभावित रहा है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रानंदन पंत? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुमित्रानंदन पंत। पंत पर आप देखेंगे कि बहुत सारे दर्शनों का प्रभाव था। समय समय पर शुरुआत उन्होंने छायावाद स्वच्छंदतावाद से की, उसके बाद वो प्रगतिवाद में भी जाते हैं। प्रगतिवाद के बाद वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। अरविंद दर्शन के बाद मतलब यानी कि जो नव्य मानवतावादी दर्शन था उस तरफ आना शुरू होते हैं। तो अरविंद दर्शन का प्रभाव पंत पर है, बाकी कवियों पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग सी हुई व्यक्त, महाचिति सजग सी हुई व्यक्त पंक्ति में शिव की कौन सी शक्तियों को महाचिति कहा गया है? तो अगर आपने कामायनी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं क्लास में तो मैंने कराया ही है, ठीक है, तो क्लास के विद्यार्थियों को तो पता ही होगा। तो इसका सही उत्तर बहुत सारे लोगों ने अच्छा भी किया है। इसका सही उत्तर होगा इच्छा, क्रिया और ज्ञान। देखिए कामायनी में जो मूल समस्या है वो विषमता की समस्या है, विषमता की समस्या है। प्रसाद ने कहा है कि सारी जो समस्याएं हैं इस संसार की सारी समस्याओं की जड़ क्या है? विषमता है। और ये विषमता किन किन चीज़ों के बीच है? इच्छा, क्रिया और ज्ञान के बीच असंतुलन जो है इन सारी विषमताओं, इन सारी समस्याओं का मतलब जड़ है। तो इच्छा, क्रिया और ज्ञान के बीच संतुलन बिठाना है, इस तरह का मतलब दर्शन दिया है, इस तरह का प्रतिपादन किया गया है किसमें? कामायनी राम की जो रचना है महाकाव्य। तो महाचिति कौन सी है? इच्छा, क्रिया और ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना? प्रसाद को छायावाद का जनक माना है आपके इलाचंद्र जोशी ने। रामचंद्र शुक्ल ने किस किस को माना है? एक मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे जी को, ठीक है। तो शुक्ल जी के अनुसार पूछा जा सकता है और सर्वमान्य रूप से वैसे प्रसाद को ही माना जाता है, लेकिन शुक्ल ने किसको माना? मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी? तो उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? उच्छ्वास यहाँ पर ये पंत का काव्य संग्रह है, ठीक है। वैसे प्रसाद का एक काव्य संग्रह आता है शोक उच्छ्वास नाम से, ठीक है। तो उच्छ्वास एक काफ़ी मतलब छायावादी किस्म का शब्द है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे कवियों ने इस नाम का प्रयोग किया है, लेकिन उच्छ्वास यहाँ पर दिए गए विकल्पों में पंत का काव्य संग्रह है उच्छ्वास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से निराला की व्यंग्य परक रचना कौन सी है? तुलसीदास, जूही की कली, सरोज स्मृति या फिर कुकुरमुत्ता? तो तुलसीदास नहीं है, जूही की कली तो श्रृंगारिक रचना है, सरोज स्मृति तो विरह का वे नहीं, शोक गीत है। तो कुकुरमुत्ता जो है ये व्यंग्य प्रधान रचना है, ये एक तरह से प्रगतिवाद पर या फिर मार्क्सवाद पर किया गया व्यंग्य है, ठीक है। तो व्यंग्य परक रचना कौन सी है? कुकुरमुत्ता है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति महादेवी की किस काव्य संग्रह से ली गई है? मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ये किससे लिया गया है? निहार, रश्मि, नीरजा या फिर सांध्य गीत? तो मैं नीर भरी दुख की बदली ये लिया गया है सांध्य गीत से, ठीक है। तो सांध्य गीत एक इस तरह की रचना है, क्लास में तो ये करवाया गया है। तो सांध्य गीत जिस प्रकार की रचना है, सांध्य गीत में महादेवी का मतलब जो विरह है वो एक तरह से विरह को ही सेलिब्रेट करने लगी हैं सांध्य गीत काव्य संग्रह में, इस तरह की कविताएं नजर आती हैं। तो मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य गीत में। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है दिए गए 4 विकल्पों में से। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है, इसमें कर्म का संदेश तथा वैराग्य का खंडन है, या फिर प्रसाद शैवाद्वैतवाद से प्रभावित हैं। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है असत्य कथन है। 16 सर्गों में नहीं है, 15 सर्गों में विभक्त है, बाकी सारे सही है। मनोविकार यानी कि जो मन में भावनाएं आती है, तो ईड़ा आती है, ईर्ष्या आती है, काम आता है, वासना आती है, लज्जा होती है, ये सारे क्या है? मनोविकार है, यानी कि मन के जो भी इमोशन है वो है। तो इस वजह से सर्गों का नाम तो वाला सही है। इसमें कर्म का संदेश है, वैराग्य का खंडन है, सही बात है। और प्रसाद पर शैवाद्वैतवाद जिसको प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं, इसका प्रभाव तो है ही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, असत्य कथन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से छायावाद की विशेषता नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण? तो आपको सोचना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसमें से जो सबसे सही उत्तर होगा या फिर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण है। देखिए छायावादी जो कवि हैं उन्होंने कोई सौंदर्य के प्रति इस तरह के श्रृंगारिक रचनाएं नहीं लिखी है, ठीक है। इनका जो प्रेम है ये बिल्कुल उदात्त किस्म का प्रेम है, यानी कि इनका जो प्रेम है ये शरीर से आगे की चीज़ है, यानी कि शरीर के बारे में ये नहीं लिखते, ये एकदम कह सकते हैं कि जो आत्मानुभूति वाला जो प्रेम होता है उस प्रकार का प्रेम है, ठीक है। अनुभूतिजनक प्रेम है, शरीरी प्रेम नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी सब तो ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नगेंद्र के शब्दों में तो है ही, कल्पना बहुत ज़्यादा मिलती है और आत्म की अनुभूति जो खुद अनुभव किया उसकी अभिव्यक्ति ही छायावाद के सबसे बड़ा लक्षण है, तो वो तो सही है ही, तो डी ऑप्शन सही होगा। रचना और प्रकाशन वर्ष में असंगत कौन सा है? जूही की कली 16, युगांत 36, कामायनी 38, यामा 40, तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। 1936 1936 में प्रकाशित हुई सी कौन सी? कामायनी जो रचना थी। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किस रचना से उद्धृत है? तोड़ती पत्थर, शक्ति पूजा, सरोज स्मृति या फिर जूही की कली। तो दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये जो पंक्तियाँ हैं ये निराला की पंक्तियाँ हैं और ये सरोज स्मृति से ली गई हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की इन कृतियों का सही क्रम आपको लगाना है। ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि। ग्रंथि, युगांत, गुंजन, स्वर्णधूलि, युगवाणी। गुंजन, ग्रंथि, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि या फिर युगांत, ग्रंथि, गुंजन, युगवाणी और स्वर्णधूलि। इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले छायावादी रचनाएं आएंगी, तो ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, तो ग्रंथि जो रचना है वो पहले लिखी जाएगी। युगांत क्योंकि प्रगतिवादी है तो बाद में लिखी गई होगी, ठीक है। स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि तो बहुत बाद में लिखी गई थी, तो सही ऑप्शन इसका ए वाला बैठेगा, क्योंकि पहली छायावादी कविताएं आएंगी। ग्रंथि, पल्लव, वीणा, गुंजन, ये सही क्रम है, तो ग्रंथि और गुंजन पहले आएगा, फिर युगांत, युगवाणी आएगा, ठीक है, फिर स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद इत्यादि इत्यादि रचनाएं आएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्रम से याद करना है आपको, जो भी सिलेबस के कवि हैं, क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, भले ही उत्तराखंड में ना पूछा गया हो, लेकिन बहुत सारे आयोगों में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रजभाषा की रचनाओं का संकलन है, उसको वो क्या है? वो है आपका चित्राधार। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। अगला देखिए, राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्तियां कौन सी हैं? प्रशमित है वातावरण निमित, मुखासंध कमल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, या फिर रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। शुरुआती पंक्तियां कौन सी है? ये वाली, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। ये शुरुआती पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा की। अगला देखिए, कामायनी का प्रमुख पात्र इड़ा किसका प्रतीक है? अहंकार, मन, बुद्धि या फिर हृदय। तो इड़ा किसका प्रतीक है? इड़ा है, इड़ा मन का नहीं, इड़ा है आपका बुद्धि का प्रतीक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, बुद्धि का प्रतीक। मन होगा, मनु है मन का प्रतीक, और हृदय प्रतीक है किसका? हृदय प्रतीक है आपका, हृदय का प्रतीक है श्रद्धा, और अहंकार का कोई प्रतीक उस तरह से नहीं मिलता। तो ये 3 प्रतीक आपको याद रखने हैं। निम्न में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये आपके लिए सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? आधुनिक काल का तीसरा उत्थान, उसकी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या फिर छायावाद। तो तीसरा उत्थान देखिए, पहला उत्थान भारतेंदु युग, दूसरा उत्थान द्विवेदी युग, तो तीसरा उत्थान क्या होगा? छायावादी होगा निश्चित रूप से, ठीक है। ये उत्तर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी में श्रद्धा किसकी पुत्री थी? कामायनी में श्रद्धा किसकी पुत्री थी? मनु की, काम की, इड़ा की या फिर हिमालय की? तो इसका सही उत्तर है काम की, क्योंकि देखिए कामायनी जो नाम है ना वो श्रद्धा का ही दूसरा नाम है दरअसल, और कामायनी का मतलब क्या है? काम की पुत्री। तो काम की पुत्री कौन है? कामायनी है, ठीक है। तो श्रद्धा किसकी पुत्री है? काम की पुत्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला के अनुसार हिंदी का जातीय छंद है। देखिए जो परिमल है ना, परिमल, निराला का जो परिमल कविता संग्रह था, उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें उन्होंने मुक्त छंद की घोषणा की और इसके अलावा हिंदी का जातीय छंद भी बताया। एक छंद को आपको बताना है, वो छंद कौन सा था? तो रोला, दोहा, चौपाई या फिर कवित्त। तो कवित्त जो छंद था निराला के अनुसार वो हिंदी का जातीय छंद है,
ठीक है, तो परिमल की भूमिका में निराला ने ये कहा। इसके अलावा परिमल की भूमिका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मुक्त छंद की घोषणा की। किसकी? मुक्त छंद की घोषणा की है निराला ने परिमल की भूमिका में। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलन का नाम मत ले मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किसकी है? मिलन का नाम मत ले मैं विरह में चिर हूँ, यह पंक्ति किसकी है? तो वही अगेन विरह वाली बातें, तो ये विरह वाली बातें किसी ने उतनी नहीं की जितनी महादेवी ने की है। महादेवी वर्मा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसाद की कृतियों का सही क्रम क्या है? तो प्रसाद की कृतियों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है ये वाला, ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। ठीक है, उर्वशी, झरना, आंसू और लहर, इस तरह इस क्रम में जाएगा। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये चार इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उर्वशी भी महत्वपूर्ण रचना। ठीक है, कालक्रम सहित आपको याद करना पड़ेगा। कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? उपन्यास, निबंध, काव्य या फिर संस्मरण? तो कला और बूढ़ा चांद ये आपको पता होगा ये किसकी रचना है। तो रचना तो ये पंत जी की है और ये किस विधा की रचना है? तो ये काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? तो कामायनी के जो 15 सर्ग हैं, 15 के 15 सर्ग आपको याद करने हैं क्रम सहित। क्रम से कुछ भी पूछा जा सकता है, कालक्रम वाला मतलब क्रम वाला क्वेश्चन पूरा बना के भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। तो रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? रहस्य है आपका 14वां सर्ग, 15वां सर्ग है आपका आनंद। ठीक है, रहस्य, दर्शन, आनंद, दर्शन, रहस्य और आनंद, इस तरह से चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? असंगत नहीं, संगत बताना है आपको, एक ही सही है उसमें से। तो वो कौन सा है? ग्राम्या, पंत, दीपशिखा, निराला, प्रलय की छाया, महादेवी, पथिक, श्रीधर पाठक। तो संगत कथन इनमें से केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए, वो है आपका सुमित्रानंदन पंत। ग्राम्या इनकी रचना है। ठीक है, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं पंत जी की। निराला की लंबी कविता नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो लंबी कविता नहीं है? जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति या फिर कुकुरमुत्ता। तो लंबी कविता जूही की कली नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों की तीनों कविताएं लंबी कविताएं। लंबी कविता एक खास प्रकार की, मतलब ये एक काव्य रूप है। लंबी आकार की कविता होने के साथ साथ ये क्या होता है, इसमें थोड़ा एक खास प्रकार का काव्य रूप होता है। इतने डिटेल में तो अभी जानने का समय नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती पुरस्कार, सेक्सरिया पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी। तो नीरजा के लिए उन्हें मिला था ऑप्शन नंबर सी, सेक्सरिया पुरस्कार नीरजा के लिए मिला था। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पुरस्कार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके ज्ञानपीठ तो आप लोग याद करके जाना, जिन जिन को ज्ञानपीठ मिला है, ठीक है, वो जरूर करके आना। और महत्वपूर्ण कवि जिनको साहित्य अकादमी मिला है, तो किस रचना पे साहित्य अकादमी मिला है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ज़माने तक तो ज्ञानपीठ भी किसी किसी रचना के लिए मिलता था, लेकिन बाद में अब ज्ञानपीठ मतलब संपूर्ण साहित्य में योगदान के लिए मिलता है। जैसे कृष्णा सोबती हो गई, कुंवर नारायण हो गए, इनको संपूर्ण साहित्य के लिए मिला हुआ है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला देखिए, अणिमा किसकी रचना है? पंत की, निराला की, महादेवी की या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो अणिमा किसकी रचना है? अणिमा आपके निराला जी की रचना है। ठीक है, अणिमा है निराला की रचना। अगला क्वेश्चन देखिए, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन पंक्ति के संदर्भ में सही तथ्य कौन सा है? राम सीता के प्रथम मिलन का स्मरण है, मनु और श्रद्धा के प्रेम का सूचक है, महादेवी के विरह को व्यक्त करती है या प्रसाद के आंसू से उद्धृत है। तो ये जो रचनाएं हैं राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। अगर आपको इतना ही पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। राम और सीता का प्रथम मिलन का स्मरण करते हैं राम, और फिर उनको याद आता है पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। ये पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से है। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? तो ये चार कवि छायावादी कवि हैं। इनमें से थोड़ा जो विद्रोही और क्रांतिकारी छवि का कवि रहा है तो वो कौन रहा है? वो रहे हैं आपके कौन? निराला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 40 प्रश्न। आप लोग बताइए कमेंट में कि कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, कितना आपकी तैयारी का स्तर है। और अगर आप हमारे इससे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में आपको डिटेल दी गई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, तो वहाँ जा कर के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वरना इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको उसी में डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। फ्री कंटेंट आपको टेलीग्राम पर बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो
आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, आप लोग तैयारी करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।